हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल फाइनल एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मॉडल सेट पेपर 2 लेकर है आप सभी के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान का। और ये सभी प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट पेपर है दोस्तों, जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया जा चुका था। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोग को यहाँ पे एक एक मॉडल सेट पेपर दे दिया है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आने वाला है। और इस चैनल की ओर से आप लोग को 5 मॉडल सेट दिया जाएगा दोस्तों, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी प्रीवियस ईयर्स में जारी किए जा चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लास्ट 5 प्रीवियस ईयर्स ऑफिशियल मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन इस चैनल की ओर से आप लोग को दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने 5 साल का मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा दोस्तों starkstudypoint.com, तो आप लोग को मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और साथ में इस वेबसाइट पे आप लोगों को 15-15 मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट का देखने को मिलेंगे। अभी जो है 5-5 मॉडल सेट जो है पब्लिश कर दिया गया है, तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। और दोस्तों, इस चैनल की ओर से यहाँ पे इस मॉडल सेट पेपर 2 में हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में जारी किया जा चुका है मॉडल सेट पेपर, वही क्वेश्चन। ठीक है, 5 मॉडल सेट आएगा दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को चैप्टर वाइज जो PDF दिया जाएगा और साथ में जो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होगा वो भी आप लोग को PDF के माध्यम से टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो जाके आप लोग टेलीग्राम जो है पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और जो छात्र इंस्टाग्राम चलाते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड जो ऑफिशियल न्यूज़ आते हैं वो मैं आप लोग को वहाँ पे पब्लिश करते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए जो छात्र चलते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए यहाँ पे मॉडल सेट पेपर 2 देखते हैं दोस्तों, फिजिक्स भौतिक विज्ञान का। इसी तरह के आप लोग को हर सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल सेट पेपर का तैयारी कराया जाएगा दोस्तों, और 15-15 मॉडल सेट भी आएगा, तो टोटल 20 मॉडल सेट हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम से पहले पहले मैं आप लोग को यहाँ पे देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट पेपर 2 का। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करा है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। तो चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर दोस्तों कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, चार्ज जो भी रहता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, और अंदर नहीं चार्ज होने के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा 0। तो एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। तो यहाँ पे दोस्तों चार्ज का मान पूछ रहा है, उसका जो है कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस दे दिया है, और वोल्ट का मान जो दे दिया है 1 वोल्ट। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है दोस्तों चार्ज निकालने का, Q = CV। ठीक है, और C जो है दिया है 1 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल दिया है 1 वोल्ट। तो यहाँ से जो है चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा 1 माइक्रो कूलम। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B, 1 माइक्रो कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो करेंट कैरिंग कंडक्टर में दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सीलरेट करते रहता है, त्वरित करते रहता है। ठीक है, तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B, एक्सीलरेशन, त्वरित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट आवर यूनिट ऑफ। तो किलोवाट घंटा दोस्तों किसका यूनिट है? ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, तो चार्ज का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना कंज्यूम होता है दोस्तों वो सारे के सारे जो है किलोवाट घंटा में जो है हम लोग इसको जो है व्यक्त करते हैं। तो 4 का सही आंसर होगा B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका दोस्तों? तो वो जो है लेंज का लॉ जो है एनर्जी के कंजर्वेशन पर आधारित है। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C, एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान होता है। द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के परमिटिविटी का वैल्यू होता है दोस्तों, जिसको हम एप्सिलॉन नोट से सूचित करते हैं। तो उसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो
6 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की ऊर्जा होगी। तो दोस्तों इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि उस कैपेसिटर में कितना एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है दोस्तों, जैसे कि E = हाफ CV²। ठीक है, तो हाफ और सी का वैल्यू देखिए दोस्तों कितना दे दिया है 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, और V² यानी कि 10 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, और माइक्रोफैराड है तो आप इनको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 यानी इनको काट देंगे, मान के चलिए इसको लिखते हैं 50/2। ठीक, और ये जो है 10⁻⁻6 और ये 10 इसको 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ गया आपके पास एनर्जी का फार्मूला 5/2 × 10⁻⁻6 और ये 10 जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2.5 × 10⁻⁻3 जूल जो है इसका सही आंसर होगा। तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। वान डी ग्राफ जनरेटर इज ए मशीन विच जनरेट्स। तो देखिए दोस्तों ये जो वान डी ग्राफ जनरेटर है ये जो है हाई करंट और हाई वोल्टेज दोनों को जनरेट करता है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो देखिए चार्ज का सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, Q = IT होता है फार्मूला, और टाइम दे दिया है पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में निकालना है। और Q का एक फार्मूला ए भी होता है दोस्तों, NE। N जो है नंबर ऑफ चार्ज है और E जो है इसका जो है चार्ज है। तो यहाँ से अगर इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो IT/, हो जाएगा E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। I का मान कितना दिया है दोस्तों 1 एम्पियर दिया है, टाइम दिया है 1 सेकेंड में निकालना है, और E का जो है चार्ज कितना दिया है, चार्ज का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻⁻18। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो डिपेंड्स। तो डायनमो का जो है वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसका जो है खोज किया था दोस्तों फराडे ने। फराडे नामक साइंटिस्ट ने जो है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा का खोज किया था। तो 10 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ द कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप विल बी। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी बूंद का जो है कैपेसिटेंस को बताना है। आप लोगों को फार्मूला बताए थे दोस्तों कि इसका होता है CB/CS = N⁻⁴ यानी कि N का जो है जो भी नंबर दिया है उसका घनमूल निकाल लेंगे। CB जो है कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप है और CS जो है कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो आपको यहाँ पर CS निकालना है, CB निकालना है तो CB निकालना है। और CS का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, CS यानी स्मॉल कैपेसिटेंस दिया है 5 माइक्रोफैराड और N का वैल्यू दिया है 64 और इसका घनमूल निकालेंगे दोस्तों तो 5 × आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। इसका आंसर हो जाएगा बड़े कैपेसिटेंस का, बड़े बूंद का कैपेसिटेंस। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C 20 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है।
When light enters from one medium to another, the quantity which remains constant। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति जो है वह कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। बाकी सभी चेंज हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर जो है 7 वोल्ट है, तो 20 मीटर तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या निकालना है, हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो वो हीट को निकालना है। ठीक है, तो एच का फार्मूला होता है दोस्तों, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, V² इंटू टी बटे 4.2 इंटू आर। 4.2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए दोस्तों क्योंकि हमको कैलोरी में लाना है। आर जो है रेसिस्टेंस है और V जो है पोटेंशियल है, टी जो है टाइम है। चलिए इस पर जो है मान इसका पुट करते हैं। वोल्ट है तो 7 जो है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। ये टाइम है 20 मिनट है तो इसको सेकेंड में लिखेंगे तो 60 से जो है गुना कर देंगे, इसमें 4.2 हो गया। और रेसिस्टेंट कितना दिया है दोस्तों, वो दिया है 5 ओम। ठीक है, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 या 7 49 और यहाँ से ये हो जाएगा 6 से कट जाएगा, ये यहाँ से 10 से ए भी कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 दूनी 14 दूनी 28 और यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा, 00 कैलोरी। तो यहाँ से 28 कैलोरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 13 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर डी। एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछ सकते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का मात्रक होता है दोस्तों ओम। ठीक है, जो रेसिस्टेंस का होता है वो भी रिएक्टेंस का वही मात्रक होता है। तो 14 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर। देखिए दोस्तों, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो उसका मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, आवर्धन क्षमता जो है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाती है। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, बढ़ती है, इंक्रीज कर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण I1 है तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम डेविएशन के लिए कौन सा केस लागू होगा, मिनिमम डेविएशन के लिए जो है आवर्तन कोण, आपतन कोण का मान जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, निर्गत यानी परिवर्तन कोण से। ठीक है, इमरजेंस एंगल से बड़ा होना चाहिए I1 का वैल्यू, तो ये बड़ा होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, I1 ग्रेटर देन I2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दार्शनिक संख्या जो है 25 को द्विधारी में लिखने पर उत्तर होगा द डेमिसल नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी विल बी। तो देखिए दोस्तों, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है 25 को। तो देखिए इसका सिंपल है, आपको बता देते हैं। 2 से जो है इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना से कटेगा, 12 से। ठीक है, 12 से कटेगा तो ये 24 हो जाएगा और 25 में से 24 जाएगा तो एक शेष बचेगा, तो एक शेष यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये कितना से कैंसिल होगा दोस्तों, 6 से लगेगा इसमें। ठीक है, और कोई शेष नहीं बचेगा तो यहाँ पर शेष हो गया 0। फिर यहाँ पर जो है 3 से लगेगा, फिर भी कोई शेष नहीं बचेगा तो यहाँ पर होगा 0। फिर 1 से लग जाएगा और एक शेष भी बच जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये बाइनरी नंबर होगा, तो 11001 और जो इसका होल 2 कर देंगे, ये जो है इसका बाइनरी नंबर हो गया। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक गोले पर आवेश जो है 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दोस्तों हम फाइ से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है E इंटू ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R² ठीक है,
और एरिया जो है, क्योंकि ये स्फीयर सरफेस है, गोलाकार है, तो गोले का जो है क्षेत्रफल होगा, यानी एरिया जो होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है दोस्तों 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम। और यहाँ पर जो है 4 पाई बच गया, 4 पाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर × क्यू, और क्यू का वैल्यू दिया है यहाँ पर 10 दिया है, और माइक्रो लगा है तो 10⁻⁻6 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 चौक 36 पाई, 36 पाई, और जो है ये हो जाएगा 10⁻10, और इसमें से हो जाएगा माइनस से जो है घटा लेंगे तो वो हो जाएगा 10⁻4, यानी कि 36 पाई × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों डी। ठीक है, तो आप जो है फार्मूला याद रखिएगा, तो आपका जो है कैलकुलेशन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। विच सीरीज फॉल्स इन द विजुअल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो विजुअल रीजन होता है दोस्तों, वो होता है बाल्मर सीरीज, जो है विजुअल रीजन में आता है। तो 19 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, बाल्मर सीरीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द शार्प एज। तो उसको बोलते हैं दोस्तों डिफ्रेक्शन। ठीक है, हिंदी में उनको बोलते हैं विवर्तन। तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, विवर्तन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए परिपथ खंड में ए और बी के बीच जो है समतुल्य धारिता निकालना है। इसका जो है कैपेसिटेंस बताना है दोस्तों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए ये दोनों जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो है कैपेसिटेंस का हो जाता है, डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, और जो है और 5 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड, ये दोनों सीरीज में आ गया। तो सीरीज में कैलकुलेशन होता है इसका सी इक्विवेलेंट का C1 × C2 बाय C1 + C2। तो यहाँ से जो है 5 × 4 बाय 5 + 4, यानी कि 20/9 माइक्रोफैराड जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 21 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। तो इसका संबंध होता है दोस्तों Lm = 5/6 Lg। Lm = 5/6 Lg जो है इसका सही रिलेशन होता है। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास जो है दिया है इसका 3/2 एंड 4/2 रेस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट रे एंट्री फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर। दोस्तों यहाँ पर इसका जो है क्रांति कोण बताना है कि कितना होगा। तो इसका साइन सी जो है दोस्तों, इसका सिंपल फार्मूला होता है 1/μ। ठीक है, म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन सी जो है क्रिटिकल एंगल है। तो देखते हैं अब दोस्तों, आप इसमें इन्वर्सली रिलेशन है दोनों में। जब इसका साइन सी निकालेंगे दोस्तों, मान पुट करेंगे म्यू का, तो सही आंसर आपका आ जाएगा ए, साइन इनवर्स 9/8। तो 23 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल देन फ्रिज विथ। तो इसका जो है दोस्तों फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगा। एक यंग के द्विक क्षेत्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई हो जाएगी। तो फ्रिज की चौड़ाई दोस्तों आधी हो जाएगी। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस जो है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का जो है 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस की है फोकस दूरी बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो है
उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है एम नॉट इजकल टू 1+d/f। डी जो है दोस्तों इसके बीच का डिस्टेंस है और एफ जो है फोकल लेंथ है। तो यहाँ पर हमको फोकल लेंथ निकालना है। एम का वैल्यू दिया है कितना, 3 गुना यानी 3 टाइम्स है 1 इंटू डी जो है 24 और यहाँ से एफ निकाला है। तो आप एफ निकालेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे, एक ही साइड आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 - 1 तो 2 और ये है 24/f। तो एफ का वैल्यू जो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 22 यानी कि 12 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में दोस्तों इसका रेजोनेंस के लिए कंडीशन होता है, वो होता है ω/L = 1/ωc, यानी L/1/c के बराबर हो जाता है। तो जो है रेजोनेंस का ये कंडीशन है LCR सर्किट में। तो 26 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक कितना है। तो इस प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति बताना है। देखिए दोस्तों आप लोगों को फार्मूला बड़ा मालूम होगा कि I = I0 × sin ωt, ठीक है। तो यहाँ पर cos दिया है तो cos ωt दिया है। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर दिया है दोस्तों 100π, ठीक है, 100π दिया है और एक ओमेगा का और वैल्यू होता है 2πf, ठीक है। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आराम से। ये 100π है, 2π से 100π में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा 50 हर्ज। तो 27 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम है दोस्तों μ = 10IP, ठीक है। आई जो है एंगल ऑफ पोलराइजेशन है और म्यू जो है इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो 28 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी, μ = 10IP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बीटा डीके प्रोड्यूस होता है दोस्तों तो वो आइसोटोप्स को देता है। आइसोटोप्स उसको कहते हैं जिसका जो है एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट उसका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। जब बीटा डीके होता है तो आइसोटोप्स उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखिए दोस्तों जिसका एनर्जी हाई होगा उसका वेवलेंथ जो होगा बहुत ही कम होगा। तो इस सभी में जो है गामा रे का जो है एनर्जी सबसे हाई होता है, इसलिए इसका जो वेवलेंथ जो होगा सबसे कम होगा। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, गामा रे। अगला क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली एवं संवेग पी के बीच में संबंध है। तो रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में, तो इसका रिलेशन है दोस्तों लैम्डा = जो होता है h/p होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है सही आंसर होगा यहाँ पर 31 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है दोस्तों वो बना रहता है सॉफ्ट आयरन से। तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, नरम लोहा सॉफ्ट आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सीलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन एक्सीलरेटेड नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट नहीं करेगा। तो 33 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। यहाँ पे दोस्तों परमाणु संख्या नहीं होना, यहाँ पर होना चाहिए एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए दोस्तों। तो इसका रेडियस का ये जो है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के पावर का ए के पावर का 1/3, यानी कि इसके एटॉमिक मास का जो है 1/3 होता है। तो यहाँ पर जो है एटॉमिक मास होगा दोस्तों, मास होगा, तो यहाँ से जो है इसका त्रिज्या का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो 24 का जो है सही आंसर 34 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए,
1:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ग्राउंड वेव शुड बी। तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए मोर देन 10⁻⁻5 मेगाहर्ज। तो 35 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में द्विध्रुव ई की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वर्क डन बताना है। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है PE × 1 - cos थीटा। तो 36 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा का वाहक होता है द मेजॉरिटी करेंट कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, वही जो है करेंट कैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 37 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम होती है। तो भेदन क्षमता बताई थी दोस्तों कि गामा रे का जो है भेदन क्षमता सबसे हाई होता है। ठीक है, तो 38 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, गामा रे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट, इसका जो है एटॉमिक मास दे दिया है और एटॉमिक नंबर दे दिया है। फर्स्ट जो है इमिट करता है अल्फा पार्टिकल, देन बीटा पार्टिकल। तो एटॉमिक नंबर ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस। देखिए दोस्तों, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर 4 से घट जाता है और एटॉमिक नंबर जो है 2 से कम हो जाता है। और बीटा डिकर अगर होता है, अगर बीटा रे निकलता है तो एटॉमिक नंबर जो है 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो अल्फा सबसे पहले यहाँ पर देखें। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों केवल एटॉमिक नंबर में क्या चेंज हुआ। ठीक है, तो अल्फा से जो है अल्फा किरण निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। ठीक है, यानी जो दिया है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया है 84, इसमें से जो है 2 घटेगा। और जो कहता है कि एक बीटा भी निकलता है तो बीटा निकलने पर जो है 1 बढ़ जाता है। ठीक है, 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ से जो हो गया आपके पास आंसर हो जाएगा 83, यानी जो नया न्यूक्लियस बनेगा तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 83। तो 39 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज है देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा दोस्तों इनपुट का डबल हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। तो यहाँ से जो है सही आंसर हो जाएगा 40 का सी, 100 हर्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का प्रतिरोध जो है 12 ओम तथा प्रतिबाधा जो है 15 ओम है। तो परिपथ का जो है शक्ति गुणांक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सर्किट का जो है पावर फैक्टर बताना है। तो पावर फैक्टर फार्मूला होता है दोस्तों R/Z। तो R दिया है आपके पास 12 और Z दिया है यहाँ पर 15। तो यहाँ से हो जाएगा 4/5 यानी कि 0.8। तो 41 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश तरंगों के संरचन में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण होता है। तो इन दोनों का बीच का कोण का मान होता है दोस्तों π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो 42 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।